नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे बीच हैं बाल रोग यानी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. राव। डॉक्टर साहब काशी हिंदू विश्वविद्यालय सरसुंदरलाल चिकित्सालय में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की चिकित्सा करते आ रहे हैं। और इस समय जैसे पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, लोग परेशान हैं कि कैसे घर के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे अपने नौनिहालों को, छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखा जाए। तो डॉक्टर राव, आपसे इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि जब पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को कैसे हिफाजत से रखा जाए? नमस्कार श्रोताओं, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि घबराने की बात नहीं है। हर एक रोग के लिए हमारे पास रोकथाम करने का तरीका होता है। इसको समझने की जरूरत यह है कि कोरोना वायरस, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं, ये एक ऐसा वायरस है जो सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित जो ऑर्गन है, जैसे सांस से संबंधित ऑर्गन है, जिसमें हमारी नाक से स्टार्ट होता है और फेफड़ों तक जाता है, वहां को संक्रमित करता है और कुछ और हिस्सों को भी संक्रमित करता है। अभी नया आया है। इसको फैलने का जो प्रमुख तरीका है वो एरोसोल माध्यम से है। और एरोसोल माध्यम का मतलब ये होता है कि अगर हम खांसते हैं या छींकते हैं तो उससे जो वेपर्स बन के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो एक माध्यम होता है इस वायरस को फैलाने का। तो अगर कोई भी व्यक्ति या छोटा बच्चा या शिशु किसी भी संक्रमित व्यक्ति के उस एरिया शेयर करता है जहां पे उसने खांसा है, छींका है और एरोसोल प्रोड्यूस किया है, अगर उस जगह पे जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसका संक्रमण होता है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये वायरस लैट्रिन के माध्यम से भी सिक्रीट होता है बॉडी के, तो ये भी हो सकता है कि हमारे ये कंटामिनेटेड या अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर इस तरह का स्टूल पानी में आ जाए तो उससे भी फैल सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जब मौसम बदल रहा है तो कई बार सर्दी जुकाम भी हो रहा है उनको, और घर में लोग दबाव में आ जा रहे हैं कि ये सर्दी जुकाम कहीं किसी अलग तरह का या कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी वायरस है वो सर्दी जुकाम करता है, जिसको हम लोग आमतौर पे फ्लू कहते हैं। जी, जो सर्दी जुकाम होता है जो हमारे गले के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन करता है। लेकिन कोरोना का जो लक्षण है वो फ्लू जैसा स्टार्ट होता है और उसके बाद वो हमारे गले से नीचे जो श्वसन तंत्र है, जिसमें हमारी नलियां आती हैं और फेफड़े आते हैं, उनमें इन्फेक्शन करता है, जिसको हम लोग LRTI या निमोनिया कहते हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन शुरू होगा तो वो सर्दी, खांसी, जुकाम से शुरू होगा और बाद में उसमें सांस फूलना शुरू हो जाएगी, पसली चलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम निमोनिया के लक्षणों में कहते हैं, जिसमें पसली चल रही है या कुछ लोग कहते हैं पलई चल रही है। तो अगर कोई भी बच्चे को इस तरह का लक्षण आता है तो हो सकता है कि वो नॉर्मल निमोनिया भी हो। लेकिन हमको हाई सस्पेक्ट कब कहते हैं? जब अगर यह व्यक्ति या बच्चा किसी कोरोना से ग्रसित बच्चे के या आदमी के संपर्क में हो और उसके बाद ये लक्षण डेवलप करे। एक दूसरा, या तो वो किसी हॉटस्पॉट एरिया में है, जो हॉटस्पॉट एरिया आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे कोरोना के एक्टिव केसेस बार बार मिल रहे हैं, अगर उस एरिया में है और उस एरिया के आसपास के विसिनिटी में अगर वो संपर्क में आया है तो उसमें हमको ये सस्पेक्ट करने की जरूरत है। सस्पेक्ट करने की जरूरी नहीं कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन। जी, आपने लक्षण के बारे में जो जानकारी दी है कि नाक से पानी आना, गले में खराश, खांसी और फिर सांस चलने लगना, पलई चलने मतलब पसली का चलना, लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि सामान्य सर्दी खांसी जिसकी अवधि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि 3 से 4 दिनों में अपने आप वो समाप्त होने लगती है। जी हाँ जी। तो कई बार ये स्थिति बड़ी भ्रामक होती है, कैसे इसको समझें और कैसे बच्चों को बचा के रखा जाए, इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को बताएं। इसमें सबसे प्रमुख चीज ये देखना है कि हम अपने बच्चों को, जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, तो उस जो भी नियम कानून इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना है, बच्चों को भी बाहर नहीं निकालना है, अगर आप किसी जरूरी इमरजेंसी चीज के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा मास्क पहन के बाहर निकलें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि अगर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी होता है, लक्षण अगर उसको आता है, नॉर्मली अगर वो लंबे समय तक बना रहता है और आप किसी भी एक्टिव केस के एरिया में हैं, जो हॉट स्पॉट एरिया में है, तो जरूर आप जाके चिकित्सीय सलाह लें उसके लिए। जी, इसके लिए मान लीजिए कि अभी जिस तरह से प्रतिबंध है कि कोई घर से ना निकले, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो किस तरह से लोग परामर्श लें और किस तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचे, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संबंधित जो
सुंदरलाल चिकित्सालय है, वहाँ पे हम लोग डेली मंडे टू सैटरडे टेली मेडिसिन स्टार्ट किए हुए हैं और हर डॉक्टर का एक अपना निश्चित दिन है। वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तो आप अगर चाहें तो घर से भी उनसे सलाह ले सकते हैं। इस तरह की अगर कोई चीज आती है आपको या शक या शंका होती है कि मेरे बच्चों को इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है या बड़े में हो सकता है, तो उसमें आपको सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, जितने डिपार्टमेंट की टेलीमेडिसिन से सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसका नंबर हमेशा न्यूज़पेपर में फ्लैश होता रहता है, प्रिंट मीडिया में आता है। एक दूसरा, हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, हमारी जो इमरजेंसी ओपीडी है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की, वो चल रही है, अभी भी चल रही है। वो 24/7 डेज चल रही है। तो आप वहाँ पे जाके सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए वहाँ पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे हैं उनसे जाके सलाह ले सकते हैं। अगर इमरजेंसी है, अगर आपको लगता है कि बच्चे की हालत अच्छी नहीं है, उसको कोई सी तरह का भी तकलीफ हो, सिर्फ कोरोना से संबंधित ही नहीं, अगर कोरोना के अलावा भी अगर कोई संबंधित तकलीफ हो रही है या बच्चे को किसी लंबे समय से बीमारी चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो आप हमारी इमरजेंसी में जाके सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जी, लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बड़ी मुश्किल है और वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कोई ऐसा नंबर जिस पर वो संपर्क करके वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर आप श्रोताओं को बताएंगे तो उन्हें सुविधा होगी और हमें भी। मैं श्रोताओं को टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन जो हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में चलता है, उसके 2 नंबर मैं आपको बता देता हूँ श्रोताओं को। जो मोबाइल नंबर्स हैं उनमें आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी। पहला नंबर है 888-70-19-124, जिसमें जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। जी, 888-70-19-124। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर वही है। और दूसरा नंबर कोई और है तो हम उसे भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, दूसरा नंबर पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर, बाल एवं शिशु रोग के डॉक्टरों के लिए का है, जो आप उसमें नोट करें 888-70-19-126। जी जी जी, 888-70-19-126। श्रोताओ, अगर आपके परिवार में, आपके घर में किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप इन नंबरों पर सर सुंदरलाल चिकित्सालय के वहाँ जो भी चिकित्सक उपलब्ध होंगे वो आपको ऐसी सलाह देंगे कि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको संभाल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश? हाँ पुष्पा जी, एक संदेश और मैं देना चाहता हूँ। जब से हम लोगों ने टेलीमेडिसिन में कंसल्टेशन शुरू किया है, तो लगातार जो अभिभावकों को फोन आते हैं वो इस संबंधित आते हैं कि मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन, टीकाकरण चल रहा है डॉक्टर साहब, उसका समय आ गया है लेकिन सरकारी अस्पताल बंद है, तो हम टीका, चीज के लिए मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि हम टीके की अवधि को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मिनिमम गैप हम टीकों के बीच में 4 वीक्स का रखते हैं, लेकिन हम उसको और बढ़ा के 8 वीक्स का भी कर सकते हैं, 2 महीने का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर आपके किसी बच्चे का टीकाकरण इस लॉकडाउन के पीरियड में आता है, डेट आती है, उसकी निर्धारित डेट पड़ती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, वो टीका हम बाद में भी लगवा सकते हैं। जी जी, वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार एक ही विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ की अलग अलग राय होती है और लोगों से बात करके ही परेशान हो जाते हैं कि नहीं, अब ये टीका दोबारा फिर से लगवाना पड़ेगा, एक डोज जो पहले से लग चुका है अब वो कारगर नहीं रहा क्योंकि समय बीत गया, फिर से लगवाना पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि 4 से 6 सप्ताह तक भी अगर गैप हो रहा है, 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक, जी जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, तनाव तो बहुत है, जो लोग इस समय इस कोरोना के युद्ध से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे हमारे चिकित्सक हैं, चाहे हमारे अन्य साथी हैं जो हर मोर्चे पर खड़े हैं, उनका भी कई बार मन थोड़ा सा परेशान सा होता है, तो वो संगीत की दुनिया में या अपने शौक, जो उनके अंदर रचनात्मक गुण धर्म है, उसकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। तो आपका क्या शौक है डॉक्टर साहब? और अगर आप संगीत से रुचि रखते हैं तो कोई गीत अगर सुनना चाहें तो हम जरूर आपको सुनाना चाहेंगे। हम लोगों का तो हॉबी में जाहिर है आउटिंग है, आपका संगीत है, प्लेइंग है। तो ओल्ड गाना है, रात कली ख्वाब में, रात कली ख्वाब में आई। जी, डॉक्टर एस.के. राव बहुत सारी बातों पर हमें जानकारी दी और ये भी बताया कि टीकाकरण को लेकर के लोग परेशान ना हो। आपको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। रात कली
एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।